जैसे समझ लीजिए कि ए नामक एक व्यक्ति है और उसने बी के खिलाफ एक मानहानि का पत्र प्रकाशित किया। तो अब मानहानि के तहत अगर ए का कार्य आता है, तभी ऐसी स्थिति में इस मानहानि के चैप्टर से यह इसके खिलाफ उप जुर्माना प्राप्त कर सकता है। अगर कोई नेग्लिजेंस करेगा तो नेग्लिजेंस के खांचे में जाएगा। तो जिस जिस खांचों का निर्माण है, जो जो विषय क्षेत्र बनाए गए हैं, उन्हीं विषय क्षेत्र में अगर आपका कार्य शामिल होगा, अगर आपका दोषपूर्ण कृत्य शामिल होगा, तभी आपको रेमेडी प्राप्त होगी। अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार की कोई भी रेमेडी प्राप्त नहीं होगी। और यही पिजन होल थ्योरी है कि ढांचा है तो अपकृत्य विधि क्या है, ढांचों में डिवाइड है। तो अगर आपका कृत्य किसी एक ढांचे में सेट हो रहा है तो आपको जुर्माना मिलेगा, हर्जाना मिलेगा आपके अधिकारों के हनन का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सामंड के इस विचार को समझा तो सामंड के इस विचार से नए अपकृत्यों का निर्माण नहीं कर सकता। अर्थात न्यायालय पर क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन। अब आप कोई नया निर्माण नहीं कर सकते, नए दोषपूर्ण कृत्यों के आधार पर नए सिद्धांत का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि जो विकास पहले से विकसित है वही विकास क्या होगा, मान्य होगा। और कोई नया सिद्धांत विकसित करके आप लोगों को रेमेडी या उपचार प्रदान नहीं कर सकते। सामंत साहब ने यही कहा और इसीलिए इसे अपकृत्यों की विधि कहा। अपकृत्यों का विधि का मतलब निश्चितता और अपकृत्य विधि का मतलब अनिश्चितता, जिसमें अवसर है नए अधिकारों के जन्म लेने का और दूसरे में अवसर नहीं है, सीमित है कि नए अधिकारों का जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहा जाए कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा जाए। यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस प्रश्न को जस्टिफाई करने के लिए पिजन होल थ्योरी कहा गया। और बिनफील्ड ने इसकी आलोचना करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिजन होल थ्योरी का निर्माण कर दिया। इन्होंने कहा थ्योरी है और उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन, और इस आधार पर कहा कि आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि सारे दोषपूर्ण कार्य खांचे में आ ही जाएंगे। अगर आप इस बात को मान ले तो वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आज के टेक्नोलॉजी के समय में भी लोगों की हत्या हो सकती है। टेक्नोलॉजी के नए नए साधन आ गए हैं, जहर के नए नए फार्मूले आ गए हैं, प्रताड़ना के नए नए वो चीजें आ गई हैं। तो अगर प्रताड़ना का एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हमने बना दिया और वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वर्तमान समय में काम करता रहे तो आपको कैसे मिलेगा? मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक महिला ने अपने पति को बिना बताए मायके चली गई, बिना पति को बताए अगर मायके चली गई और पति ने उसे एक थप्पड़ मार दिया तो क्रूरता नहीं है। अब देखिए नए नए आयाम पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि नए नए कृत्य, एक थप्पड़ मारना भी रॉन्गफुल एक्ट है। चाहे एक थप्पड़ मार रहे हैं, चाहे हाथ दिखा रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर डर की भावना ले आ रहे हैं, समस्त चीजें क्या है, रॉन्गफुल कृत्य है। ठीक, तो यहां पर क्लियर है, कोई इशू नहीं है। फिर नीचे लिखिए, सालमंड का यह भी मानना था सालमंड का यह भी मानना था कि अपकृत्य संबंध कोई अंग्रेजी विधि नहीं है, बल्कि यह अपकृत्यों से संबंधित अंग्रेजी विधि है।
इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉट्स रखा। ये सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में ये सब पूछा है कि सॉलमन की पुस्तक का क्या नाम था, बिनफील्ड की पुस्तक का क्या नाम था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा, लॉ ऑफ टॉट। सालमंड के सिद्धांत की आलोचना, सामंड के सिद्धांत या सॉलमंड के सिद्धांत की आलोचना बिनफील्ड के द्वारा की गई। और उन्होंने कहा कि यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो कुछ विशेष प्रकार के अपकृत्यों के लिए ही उपचार उपलब्ध होगा, अन्य के लिए नहीं। ठीक है, समझ गए? कोई इशू है? अन्य के लिए नहीं। हो गया? मतलब विशेष प्रकार के अपकृत्यों के लिए ही उपचार उपलब्ध होगा, अन्य के लिए नहीं। विशेष प्रकार के अपकृत्यों से के लिए ही उपचार उपलब्ध होगा, अन्य के लिए नहीं। अब आप बताइए, अब आपकी नजर में कौन सही है और कौन गलत? दोनों थॉट आप जान गए। एक ने कहा कि किसी भी प्रकार का दोषपूर्ण कृत्य होगा, और अगर दोषपूर्ण कृत्य का कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको औचित्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उपचार उपलब्ध होगा। लेकिन यहां पर कहा कि सिर्फ उन्हीं के लिए उपचार उपलब्ध होगा जो अपकृत्य विधि के अंतर्गत शामिल है। तो दोनों को अगर हम देखें तो कौन सा उपचार आपको और कौन सी विचारधारा आपको सही लग रही है? दोनों विचारधारा आपने समझ लिया, सामंड का भी और बिनफील्ड का। एक विचारधारा अनिश्चितता पैदा कर रही है, अर्थात वाइडर चीजों को सभी को सम्मिलित कर रही है, और एक विचारधारा सीमित कर दे रही है। जैसे मैं आपसे कहता, हाँ कौन है? क्यों बिनफील्ड ज्यादा सही है? अनिश्चितता, जीवन की अनसर्टेनिटी, अगर किसी तो इससे तो अनिश्चितता भी होगी ना, अनसर्टेनिटी। अगर आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी हो तब क्या होगा? अगर आप जीवन में अनसर्टेन हो कि हमको क्या करना है। कल सुबह एक हमारे गांव में एक नेताजी हैं, मैंने कहानी आपको बताई नहीं। वो रोज सुबह उठते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका दिन कहाँ जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में अनिश्चितता है। वो जिधर निकल गए और जिधर की गाड़ी मिल गई उधर चले गए, और रात को 12 बजे फिर घर आते हैं। तो 10 बजे से निकलते हैं और रात को 12 बजे तक उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ कहाँ रहेंगे। तो ऐसा जीवन निश्चित है कि या ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है कि जो निश्चित है कि सुबह उठेगा, क्या करेगा, क्या करना है, उसका टाइम टेबल सही है, कि ये निश्चित है। भाई दो चीज है ना, बिनफील्ड तो यही कह रहा है। देखिए बिनफील्ड जो है वो तो यही कह रहा है
कि सभी प्रकार के दोषपूर्ण कृत्य अगर उस कार्य के करने का कोई औचित्य नहीं है तो वह आपको अपकृत्य विधि है। तो यहां पर अनिश्चितता है ना कि अब व्यक्ति के दोषपूर्ण कृत्य क्या होंगे क्या नहीं होंगे, क्या इसको नैतिकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा? भाई अनिश्चितता पैदा कर रहा है ना। हाँ, अगर हमारे पीठ पीछे आप हमको गाली देते हैं, अगर आप पीठ पीछे हमको गाली देते हैं तो क्या यह कार्य आपका दोषपूर्ण कृत्य है कि नहीं है? क्या इसके लिए हम अपकृत्य का दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तब अगर हम विनफील्ड की थॉट को माने तो ये भी दोषपूर्ण कृत्य के लिए हमें उपचार मिलना चाहिए। आपको आपके बगल वाले बताने वाले नहीं हैं जिसके सामने आप कहेंगे तो ठीक है। तो सीधी सी बात है कि विनफील्ड जो है, ये बात सही है कि विनफील्ड ने नए नए अधिकारों के या लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से विनफील्ड के दृष्टिकोण सही हैं, लेकिन विनफील्ड ने एक अनिश्चितता का माहौल भी पैदा कर दिया कि अब विधि में निश्चितता नहीं होगी तो कौन सा अपराध किसमें शामिल होगा, इसको लेकर विवाद हमेशा होता रहेगा। सालमन साहब ने क्या किया कि सामंत साहब का ये थॉट था कि विधि निश्चित होनी चाहिए और जितनी ज्यादा निश्चितता होगी उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपने आपराधिक विधि पढ़ा है तो आपराधिक विधि में कुछ नियम है और पहला नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति तभी अपराधी होगा या तभी भी अपराध में शामिल होगा जब वह किसी विधि के तहत अपराध में या किसी विधि के तहत उसे अपराधी घोषित किया गया हो या किसी विधि में वह कार्य अपराध हो। मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने कहा था कि विधि की, आपराधिक विधि की कठोर व्याख्या होनी चाहिए। तो कठोर व्याख्या का मतलब है कि व्यक्ति का जो दोषपूर्ण कृत्य है वो कठोरता से उसमें शामिल होना चाहिए। तो अनिश्चितता किसी भी विधि के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए ये कहना कि विनफील्ड ही सही है और सामंत गलत है, ये सही नहीं होगा।